अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एटम क्या है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आगे जाके बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले आपने समझना है कि एटम है क्या चीज़। अब अगर हम एटम की डेफिनेशन पढ़ें तो इट सेज कि एटम इज द स्मॉलेस्ट अनचार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब अनचार्ज्ड पार्टिकल का क्या मतलब हुआ? अनचार्ज्ड पार्टिकल का ये मतलब हुआ कि इसकी कोई चार्ज नहीं होती, मतलब ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। और एटम इज बेसिकली स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब आपके एलिमेंट में जो आप अपने पीरियोडिक टेबल में सोडियम को देखते हैं, पोटेशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम को देखते हैं, क्लोरीन को देखते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं वो आपके छोटे-छोटे एटम्स के बने हुए होते हैं। ये हमारे छोटे-छोटे एटम्स हैं और इन सारे एटम्स का हमारा एक एलिमेंट बनता है। इसी तरह से एक ही टाइप के एटम्स होंगे, फिर एक और किसी और एलिमेंट्स का मतलब किसी और उसका बनेगा एलिमेंट का, जिसके में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे और उससे कोई एक एलिमेंट बनेगा। अब अनचार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि एटम की कोई चार्ज ही नहीं होती। और जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक एटम है। इस एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अब जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और हमारे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और हमारे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो एटम की अपनी कोई चार्ज क्यों नहीं है? ऑल्दो हमने तो ये पढ़ा है कि प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन्स उसकी इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन्स की कोई चार्ज नहीं होती। तो अगर हमारे पास एक एटम में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो व्हाई डज नॉट हैव एनी चार्ज? द थिंग इज कि होता ये है कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं किसी भी एटम में। जितने आपके प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ स्पेसिफिक एटम। तो होता ये है कि जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके कोई चार्ज नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके +4 प्रोटॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं -4, तो +4 -4 0 हो जाएगा ना, इसकी कोई चार्ज नहीं होती। दैट्स व्हाई वी से कि एटम की कोई चार्ज नहीं होती। Now, the definition also says that atom can take part in a chemical reaction. Now, what does the word chemical reaction mean? जो केमिकल रिएक्शन वर्ड है ना, उसका ये मतलब होता है कि अब एटम जो है ना वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और फिर वो एटम से चेंज होके आयंस बन सकता है। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो ट्रांसफर होंगे, विच मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स या तो आपके लूज हो रहे होंगे या फिर आपके गेन हो रहे होंगे। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंडिंग होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो क्या होगा, आपका एटम चेंज होके क्या बन जाएगा? अब वो एटम नहीं रहेगा, अब वो या तो आयन बन जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है, लूज या गेन कर रहा है, या फिर वो कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो एटम फिर एटम तो नहीं रहेगा ना, वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि उनकी जो साइंस हैं फिर उसमें आती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आयंस जब बन रहे हैं तो आयंस में तो चार्ज होती है, या तो पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस होती हैं, तो कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं। तो द थिंग इज कि एटम जो है वो कन्वर्ट होके आयंस में ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से उसके ऊपर चार्जेस आ जाती हैं। बट इनिशियली जो एटम होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होती और हर एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। अब
एटम तो आप समझ गए, एटम क्या होता है? एक अनचार्ज पार्टिकल है। क्यों अनचार्ज है? बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, और प्रोटॉन्स का साइन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का साइन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं, बट दीज आर पार्ट ऑफ द एटम। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि काफी स्टूडेंट्स समझते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ एटम्स होते हैं। ऐसा नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स कहलाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। अगर आपको क्लियर होगा कि एटम क्या होता है, फिर उसमें से आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे तो आपको वो सब भी फिर क्लियर होंगे। अब द सेकेंड थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, दैट इज के एलिमेंट का पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स को काफी बार एलिमेंट का असल मतलब नहीं पता होता। बेसिकली जो आप अपने पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल्स देख रहे होते हो, जैसे सोडियम देख लिया, पोटेशियम देख लिया, क्लोरीन देख लिया, या कार्बन देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, आपका मैग्नीशियम देख लिया, या हीलियम देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स आपके बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। नाउ द वर्ड प्योर मीन्स कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। द वर्ड प्योर डजंट मीन कि वो साफ होगा, एंड इम्प्योर डजंट मीन कि वो खराब होगा। तो प्योर वर्ड का मतलब ही ये होता है कि उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? फिक्स होती है। तो आपने अपने ज़हन में सबसे पहले तो ये चीज़ रखनी है कि प्योर का मतलब ये होता है कि आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो एलिमेंट जितने भी होंगे ना वो प्योर होते हैं, मतलब उनकी अपनी-अपनी मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। दूसरा, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, किसी और चीज़ में वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। किसी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाएँ या कोई फिज़िकल रिएक्शन करवाएँ, एलिमेंट्स कभी भी जो है वो इससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज़ एलिमेंट्स इटसेल्फ ऑलरेडी सबसे सिंपलर सब्सटेंसेस में होते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखनी है कि जो एलिमेंट्स हैं ना वो मल्टीपल एटम्स के बनते हैं। बल्कि यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एलिमेंट जो है ना वो आपके एटम्स के ही बनते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? एटम क्या है? एक एटम ये, एक एटम ये है। अब ये एक एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब बहुत सारे एटम्स जो हैं वो जॉइन होकर एक एलिमेंट बनाते हैं, बट शर्त ये है कि सारे के सारे जो एटम्स होंगे उनका प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन नंबर से होती है। अब ऐसा क्यों है कि हम कह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके प्रोटॉन नंबर से होती है? उसका रीज़न ही ये है कि आपके एलिमेंट्स में या आपके एटम्स में, कह लो एटम्स में आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होगा। बाद में जो हमने कहा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, तो वो आयंस बन जाते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि बाद में वो आइसोटोप्स बनते हैं, तो न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो सकते हैं। बट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सेम रहेगी, वो है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर सेम। हर एटम में उसकी कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी? वो उसका होगा प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है, और जब सारे के सारे एटम्स का प्रोटॉन नंबर सेम हुआ तो विच मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमने कहा ये सारे के सारे एटम्स का प्रोटॉन नंबर है 11, तो आप कहोगे कि ये सोडियम का एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट किससे बन रहा है? बहुत सारे एटम से बन रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोडियम का एलिमेंट है? वो ऐसे पता चलेगा कि आप उन सारे एटम्स का क्या देखेंगे? प्रोटॉन नंबर। तो अगर हर एटम का प्रोटॉन नंबर 11 है, इट मीन्स कि वो सोडियम का एलिमेंट है। अब इसी तरह से ये तो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें सारे के सारे आपके जो है ना वो सल्फर के एटम्स हैं, तो उससे पता चला कि ये S8 है, क्योंकि 8 एटम्स हैं, तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो सल्फर के एटम्स हैं, और उसकी हर एक एलिमेंट की अपनी पहचान उनके प्रोटॉन नंबर से होती है। वो आपके पीरियोडिक टेबल में हर एक नंबर के, हर एक एलिमेंट के पास एक ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये,
और एक आपका नीचे नंबर लिखा हुआ होता है। अब जो नीचे वाला नंबर होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमारा हमेशा प्रोटॉन नंबर होगा, और ऊपर वाला नंबर आपका हमेशा न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर भी कहते हैं लोग। लेकिन द थिंग इज के मसला ये है कि ऐसा नहीं होता, कभी कभी एग्जामिनर ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर लिख देता है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, आपने बस ये समझना है कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका प्रोटॉन नंबर होता है, जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हो। वो हम आगे अभी और ज़्यादा इसको क्लियर उसके साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये समझना है कि आपका जो स्मॉलर नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर से आपके प्रोटॉन नंबर्स पता चलते हैं। और जो बिगर नंबर होता है वो आपका मास नंबर, या अब इसका नाम चेंज हो गया है, न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं इसको। तो वो बड़ा नंबर क्या होता है, आपका मास नंबर होता है। अब समझने की बात ये है कि जैसे फास्फोरस है P4, इसमें अब सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, फास्फोरस के। इसी तरह से अगर C60 की मैं बात करूं, अब क्या ये भी एक एलिमेंट है? तो यस, इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट। वाई? बिकॉज इसमें सारे के सारे क्या हैं, कार्बन 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 कार्बन। तो चाहे हजारों में कार्बन हो, चाहे एक कार्बन हो, चाहे तीन कार्बन हो, सारे के सारे हैं तो एक ही एटम्स ना, एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही एटम्स हैं, सारे के सारे एटम्स सेम हैं। तो वो क्या बना रहे हैं, आपका एलिमेंट बना रहा है। तो यस, दिस इज एन एलिमेंट। डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है ना, वो आपने याद रखना है कि डायमंड भी कार्बन का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है। तो जब सारे एटम्स कार्बन के हैं, तो व्हाई डू यू से कि इट्स नॉट एन एलिमेंट? इट इज एन एलिमेंट। क्यों? बिकॉज एलिमेंट में आपके पास लाजमी क्या है कि सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर एटम सेम है तो क्या डायमंड एलिमेंट नहीं है? यस इट इज। ग्रेफाइट एलिमेंट नहीं है? यस इट इज। क्यों? क्योंकि दोनों में आपके पास कार्बन एटम्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर का चेंज है और नंबर का चेंज है। कौन से नंबर का चेंज है? नॉट द प्रोटॉन नंबर, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स चेंज है उसका फर्क है। बाकी तो प्रोटॉन नंबर तो सेम है ना, क्योंकि कार्बन का जो प्रोटॉन नंबर होगा वही होगा। तो अगर आपके सारे के सारे एटम्स का कार्बन का प्रोटॉन नंबर सेम है, इट मींस दैट इज अ एलिमेंट। और वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी एक पहचान है, और पहचान है उसके प्रोटॉन नंबर से। अब आपके पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स की पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, मतलब उनका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते किसी भी सिंपलर में, उसमें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एक सिंपलर थिंग है। एंड एलिमेंट्स जो है वो आपके एटम्स के बने हुए होते हैं। एटम्स के बने हुए तो हों, लेकिन जरूरी है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि एलिमेंट्स जो है एक सिंबल से डिराइव किए जाते हैं, उनका एक अपना एक सिंबल होता है। एंड वो सिंबल्स जो हैं वो लैटिन नेम से डिराइव किए हुए हैं। पुराने टाइम पे आपकी लैटिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो उस वजह से क्या होता था कि उनके नाम जो हैं लैटिन में होते थे, एंड उसी से सिंबल निकले थे। क्योंकि सोडियम का जो सिंबल है ना वो Na है। तो आप कहोगे कि वाई Na, मतलब सोडियम जो है वो, ये जो सिंबल है ये Na, इसको क्यों कह रहे हैं हम, SO या S क्यों नहीं कह रहे? तो उसका रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से उसका सिंबल्स बन गए थे। फिर इनका नाम चेंज किए गए। पोटेशियम का K होता है, फिर बेरिलियम का जैसे Be ही है, बोरॉन का B है, मैग्नीशियम का Mg है। अब ये इन सिंबल्स से आपको फ़ेमिलियर होना पड़ेगा, ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे आप अपनी केमिस्ट्री को पढ़ोगे, वैसे-वैसे आप हर एक एलिमेंट के सिंबल के साथ फ़ेमिलियर हो जाओगे कि सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, कार्बन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, हीलियम का क्या है। अच्छा, तो एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? सिंबल से। एंड एलिमेंट्स आपके ना 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक तो आपके मेटल्स होंगे, एंड दूसरे आपके होंगे नॉन मेटल्स। अब कैसे पता चले कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है? तो उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। प्रॉपर एक तरीका होता है जिससे आपको आइडिया होता है, ग्रुप नंबर वाइज पता चलता है कि कौन से एलिमेंट्स मेटल होंगे और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे। बट यू शुड नो कि सारे एलिमेंट्स किन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आती है आपके केमिस्ट्री में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड्स।
अब कंपाउंड्स कौन सी चीज़ है यार? अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, एटम्स इन सब में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होता आपने आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने कुछ चीज़ें अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर लेनी है कि एलिमेंट तो भाई सारे वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो पीरियोडिक टेबल में आपके पास शो हो रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक में आपके पास ना कंपाउंड्स हैं ना मिक्सचर्स हैं, आपके पास जो भी पीरियोडिक टेबल में शो हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। मेरे पास अभी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी होगी तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। काफ़ी लोगों ने तो पीरियोडिक टेबल देखी भी होगी, स्कूल्स में काफ़ी टाइम से पढ़ा देते हैं वो कि पीरियोडिक टेबल कैसे यूज़ होती है। अच्छा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, तो आप चेक करो। ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रेंसियम, यहाँ पे आ जाओ तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, एल्यूमीनियम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। लिखा भी है कि ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी चीज़ है, जितने भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब के सब आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को कंपाउंड्स या मिक्सचर्स के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब आ जाओ वापस कंपाउंड्स पे कि कंपाउंड्स क्या होता है। ये तो मिक्सचर्स आ गया। कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? कंपाउंड्स बेसिकली ये भी प्योर सब्सटेंस हैं। अब प्योर का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी या कोई चीज़ बुरी। प्योर वर्ड का मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम। और कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा? बेसिकली कंपाउंड्स आपके होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर। मतलब एलिमेंट्स में क्या था, सेम टाइप ऑफ एटम्स थे। तो कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, केमिकली कंबाइंड हैं। तो किसी भी चीज को अगर आप किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स को आप क्या करो, कंबाइन कर दो केमिकल मेथड्स के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं जब वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब यहाँ आता है मसला कि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास क्या चीज आ गई, इसको थोड़ा सा आपने ना समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कंपाउंड में जैसे वाटर आ गया H2O, ये एक कंपाउंड है। कैसे पता चला ये कंपाउंड है? सिंपल, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट, 2 डिफरेंट एटम्स हुए, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हुए, विच मीन्स ये क्या है, आपका कंपाउंड है। एलिमेंट तो ये हो नहीं सकता, एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन अलग ही का एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग ही का एलिमेंट है। तो आपने कहा कि हाँ ये कंपाउंड है। मसला यहाँ आता है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि वाटर बनाने के लिए मैं अपनी मर्जी से कितना भी हाइड्रोजन गैस डाल दूं, कितनी भी ऑक्सीजन गैस डाल दूं और वाटर बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होगा, उनके एलिमेंट्स के मास के हिसाब से उनका एक रेशियो बनेगा, और रेशियो के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितनी हाइड्रोजन गैस और कितना ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए कि वाटर बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझा देती हूँ, नहीं भी समझ आए तो प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे ही इसको आगे करेंगे। अब अगर हमें वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स चाहिए और आपको चाहिए 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट। अब मसला यहाँ पे ये कि आपने रेशियो फाइंड करनी है कि क्या रेशियो मैं ऐड करूँ, हाइड्रोजन की और वाटर की, उन दोनों की आपस में क्या रेशियो होगी कि मेरे पास वाटर बने। तो आपने कहा कि आप पीरियोडिक टेबल में गए और आपने चेक किया कि हाइड्रोजन का मास कितना है। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन ऐसे लिखी हुई होती है। अब हाइड्रोजन में ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर भी है, दोनों में से कोई भी एटॉमिक नंबर होगा, दोनों में से कोई भी मास नंबर होगा। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन में सेम है, तो आपने कहा अच्छा, तो मास होगा 1 ग्राम मास है इसका। तो आपने कहा कि इसका मास कितना है, 1 ग्राम। अब कितने हाइड्रोजन एलिमेंट्स ले रहे हैं हम? 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उसके मास के साथ आप
नंबर ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको पता चला टोटल मास कितना आ गया हाइड्रोजन का, 2 ग्राम्स। टोटल मास आ गया 2 ग्राम्स। अब इसी तरह से आप ऑक्सीजन का निकालोगे। अब ऑक्सीजन का अगर आप चेक करो तो पीरियोडिक टेबल में 16 लिखा होगा एक जगह और एक जगह 8 लिखा होगा। तो 8 तो छोटा नंबर है, तो ये तो आपका प्रोटॉन नंबर बता रहा होगा। तो 16 आपका बड़ा नंबर है, तो मास नंबर क्या हुआ 16। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ऑक्सीजन का मास आ रहा है 16 ग्राम्स। और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने लिए हैं हमने, ऑक्सीजन के तो सिर्फ एक एलिमेंट लिया है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इसको 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल मास आ गया 16। तो आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है इनके टोटल मास का। टोटल मास का रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका रेशियो है, इसका ना टोटल मास है 2 ग्राम्स, रेशियो इसका टोटल मास है 16। अब रेशियो निकालना मतलब डिवाइड करना, हमेशा याद रखना, रेशियो निकालना मतलब डिवाइड करना। तो आप जब 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 16 आता है 8 टाइम्स, मतलब इनका रेशियो क्या होगा 1:8। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लोवेस्ट टर्म में होता है। तो जितना आखिरी आखिरी आपके पास टर्म आ रही है, क्योंकि आगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता ना, 1 आ गया तो 1 के बाद क्या डिवाइड होगा, तो 1/8, यानी कि 1:8 आपका रेशियो आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक हाइड्रोजन गैस डालनी है तो आपने 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस डालनी है तो 8 ग्राम्स ऑक्सीजन होना चाहिए, सिर्फ तभी आपका क्या बनेगा, वाटर का कंपाउंड। अपनी मर्जी से आप नहीं कह सकते कि मैं वाटर बनाने के लिए इतना हाइड्रोजन लूंगा और इतनी ऑक्सीजन लूंगा। हर एक कंपाउंड का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, यानी फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा। और जब तक आप वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप क्या नहीं बना सकते, वाटर। एंड ऑब्वियसली हम आम इंसान तो नहीं बना सकते ये चीज़ें, उसके लिए हमारे पास जो है वो प्रॉपर टेक्नीशियंस होते हैं जो लेबोरेटरीज में ये काम कर रहे होते हैं और वाटर बना रहे होते हैं। तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके बनता है इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एंड बीइंग प्योर मीन्स दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह एलिमेंट्स को आपने सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया, कंपाउंड्स को हम फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि H2O। अब H2O कोई सिंबल नहीं है, H2O फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूलाज भी हमें डिराइव करने आने चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है किसी भी कंपाउंड का, वो भी आगे आएगा। बट अभी आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि कंपाउंड का क्या होता है, एक फॉर्मूला, हर कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। जिस तरह हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, हर कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। एंड द लास्ट थिंग कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते, एलिमेंट्स ऑलरेडी सिंपल हैं। बट कंपाउंड्स किसके बने हुए हैं, कंपाउंड्स तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बने हुए हैं। तो कंपाउंड्स को आप सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट बाय ओनली केमिकल मेथड्स। क्यों, क्योंकि कंपाउंड्स कंबाइन कैसे हुए हैं केमिकली, तो उनको अगर आप सेपरेट करोगे तो वो भी केमिकल मेथड से होंगे। केमिकल मेथड्स में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस आ गया, थर्मल डिकम्पोजिशन आ गया। ये अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं भी हो तो दैट्स फाइन, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग चैप्टर है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लो। अब सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, क्या किया आपने, इसको डायरेक्ट करंट दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको करंट देना होता है, आपने डायरेक्ट करंट दिया इसको। एंड सोडियम एंड क्लोराइड अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब ये दोनों चेक करो आप, क्या है, ये दोनों हमारे एलिमेंट्स हैं। एंड सोडियम क्लोराइड क्या था हमारा, ये एक कंपाउंड था। तो कंपाउंड को आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड्स के साथ सेपरेट कर सकते हो, उसके अलावा वो किसी भी मेथड के साथ सेपरेट नहीं होगा। एंड इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि एलिमेंट्स तो सेपरेट हो ही नहीं सकते, आप इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते।
क्योंकि वो एलिमेंट्स जो है ना वो ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। अब तीसरी चीज जो आपने समझनी है वो है मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या चीज है? मिक्सचर्स बेसिकली आपके वेरिएबल कॉम्बिनेशन है ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बट दे देमसेल्व्स आर नॉट प्योर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि आप मिक्सचर्स बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ें ऐड कर रहे हो, वो तो प्योर हैं, लेकिन जब उनका मिक्सचर बन जाता है तो वो प्योर नहीं रहता, विच मीन्स उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहती, फिर वो चेंज हो जाती है, वो वेरिएबल रहती है। और जो सब्सटेंसेस आप ऐड कर रहे हो मिक्सचर बनाने के लिए वो तो प्योर हैं। अब इसको समझते हैं कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिक्सचर बनाया, जैसे कि मैंने वाटर लिया। अब वाटर क्या है? हमारा कंपाउंड है। आपने प्योर वाटर लिया, प्योर का मतलब ही ये हुआ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? फिक्स। आपने ली प्योर शुगर, आपने लिया प्योर सॉल्ट, और इन तीनों को मिक्स कर दिया और उनका बना दिया आपने एक मिक्सचर। अब हुआ ये कि जब मिक्सचर बना तो वो प्योर नहीं रहा, प्योर मतलब वो इम्प्योर हो गया। और इस इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि वो गंदा हो गया, उसका ये मतलब है कि उसका अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? फिक्स नहीं रहा। तो आपने क्या समझना है कि मिक्सचर्स प्योर नहीं होते, जबकि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर होते हैं। तो मिक्सचर्स जब बन जाते हैं तो वो इम्प्योर हो जाते हैं। जैसे आपने आपके घरों में मिनरल वाटर होगा ना, अब अक्सर लोगों के पास अब मिनरल वाटर होता है। तो मिनरल वाटर जो है, डू यू नो मिनरल वाटर भी एक मिक्सचर है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि मिनरल वाटर जो है वो गंदा होगा? हम तो साफ पानी पीने की वजह से मिनरल वाटर लेते हैं ना, और मिनरल वाटर बेसिकली मिनरल्स का वाटर का मिक्सचर है। तो क्योंकि ये मिक्सचर है तो क्या है? इम्प्योर है। बट इम्प्योर का ये मतलब नहीं हुआ कि वो अच्छा है या बुरा है, उसका ये मतलब है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मिक्सचर्स में पता होनी चाहिए, जैसे कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि अच्छा मिक्सचर्स जो हैं वो क्या कैसे मिक्स हुए? सिंपली आपने चीनी ली, आपने नमक लिया, आपने पानी लिया, चम्मच ली और मिक्स कर दिया। क्या आपने इसमें कोई केमिकल मेथड अप्लाई किया, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास किया आपने? क्या आपने कोई हीट प्रोवाइड की इसमें? क्या आपने कोई इसमें केमिकल चेंजेस किए? नहीं किए। तो क्या हुआ? हमने फिजिकली ऐड किया, हमने केमिकली तो ऐड ही नहीं किया। बट कंपाउंड में बना वाटर बनाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस चाहिए। आप सिंपली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं लेके मिक्स कर सकते कि कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया। आपने क्या करना है? केमिकल मेथड्स यूज करने हैं उसको बनाने के लिए। मिक्सचर्स को बनाने के लिए आपको केमिकल किसी चीज़ की, आप ये घर में बना सकते हो। वाटर लिया, चीनी ली, सॉल्ट ली, तो आपने क्या किया? उनको मिक्स किया फिजिकली। तो ऑब्वियसली जब बन ही रहा है फिजिकली, तो फिर सेपरेट भी कैसे होगा? फिजिकल मेथड से सेपरेट होगा। तो components of a mixture can be separated by physical methods like distillation, filtration, etc. अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सारे कैसे मेथड्स यूज होते हैं। अब आपने वाटर एंड शुगर को मिक्स कर दिया, आपने कहा नहीं यार गलती हो गई, मुझे सॉल्ट नहीं चाहिए था इसमें पानी में। आपने क्या किया? आपने फिल्टर पेपर लिया, पानी को फिल्टर पेपर के थ्रू गुजारा, तो सारी की सारी जो सॉल्ट है वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर उसका रेजिड्यू जमा हो जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। और इस प्रोसेस को आप 2 टू 3 टाइम्स पे रिपीट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर उसमें प्योर फॉर्म में आने के लिए। तो मिक्सचर्स को जब हमने ऐड ही नहीं किया केमिकली, तो सेपरेट भी केमिकली नहीं करेंगे। फिजिकली मिक्स किया है, फिजिकल मेथड्स के साथ आप उसको सेपरेट भी करोगे। अगर आपको नहीं पता कि फिजिकल मेथड्स क्या हैं, केमिकल मेथड्स क्या हैं, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग अभी आगे करेंगे, हमें अभी ये सारे मेथड्स करने हैं। तो समझना क्या है कि मिक्सचर जो हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, वो आपकी वेरिएबल कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स सिर्फ कंपाउंड्स या दोनों भी हो सकते हैं। मिक्सचर्स जो हैं वो आपके किसी फॉर्मूला, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं होते, वो नामों से, नेम से।
नेम से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, सोडा वाटर। सोडा वाटर आपने देखा होगा अक्सर, ये एक मिक्सचर है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? किसी ने इसका फॉर्मूला कभी सुना है? इसी तरह से जो सूप्स में आप विनेगर डालते हो, ये भी एक मिक्सचर है। क्या आपने कभी इसका ना फॉर्मूला सुना है? तो मिक्सचर्स जब भी बनेंगे, मिक्सचर्स कभी भी किसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट नहीं होते। मिक्सचर जो है वो नेम से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स आर नॉट बॉन्डेड केमिकली। ये बात हमने अभी करी भी, समझी भी कि जब केमिकली बॉन्डेड नहीं है तो सेपरेट भी केमिकली नहीं होंगे। और जो डिफरेंशिएशन है कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में, अक्सर स्टूडेंट्स मिक्सचर और कंपाउंड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं होना आपने। सिंपल है भाई कि फॉर्मूला अगर लिखा है, मैंने लिखा है C6H12O6 और मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये आपका जो है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। आपने फॉर्मूला देखा, आपने कहा मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट मुझे ये पता है कि ये फॉर्मूला है तो एक कंपाउंड ही होगा। और ऑब्वियसली ये अगर आपका जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, एक एटम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता। उसके अलावा अगर इसी चीज़ को आप नाम से कह दो ग्लूकोज, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इस वजह से वो कंपाउंड है, वो मिक्सचर नहीं है। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के जो है ना उनके फॉर्मूला होंगे, फिर भी वो आपको नेम से बताएगा। तो आपको फ़ेमिलियर होना पड़ेगा। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको बहुत न्यू चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको पता होना पड़ेगा कि ये जो C6H12O6 है, इसको हम ग्लूकोज़ कहते हैं। बहुत कॉमन चीज़ है, बायो के स्टूडेंट्स को तो बहुत पता होता है ये। तो आपने एग्ज़ामिनर के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, आपने बनना है चालाक। तो आपने मिक्सचर्स का हमेशा याद रखना है कि मिक्सचर्स का कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता। मिक्सचर्स हमेशा नेम से रिप्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स हमेशा सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड्स हमेशा फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।